क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला किया था? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से एयरफोर्स को स्कर्दू एयरबेस की जगह भुलारी एयरबेस को अपने निशाने पर लेना पड़ा? क्या पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन आने के बाद भी सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाया गया था? कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी? अपने हाल के बयान में पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और क्या खुलासे किए? सब जानेंगे सुल्तान की डायरी के ताज़ा एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच की खास पेशकश सुल्तान की डायरी। तो आज के एपिसोड की शुरुआत माफ़ी के साथ करते हैं। दरअसल हमको काफ़ी लंबा गैप हो गया, हम सुल्तान की डायरी के एपिसोड आपके सामने नहीं ले आ पाए और इसकी वजह ये थी कि हम कुछ और दूसरे कामों में थोड़ा-सा उलझे हुए थे। टीम पूरे दूसरे कामों में उलझी हुई है, कुछ बड़ा हम लोग करने वाले हैं जिसकी जल्दी घोषणा हम आपके सामने करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत करीब से कवर किया था और इसके 3 दिन की जो वो लड़ाई चली थी, उसमें मेरे को मिनट बाय मिनट पता है कि किस समय क्या हुआ था, मेरे फिंगर टिप्स पे। तो आज का एपिसोड जो है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, एक तरीके से रिकॉल करने का ज़रिया है कि उस समय हुआ क्या था और एक राइट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जिस तरीके से जर्नलिस्ट कवर कर रहे होते हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटी अपैरेटस पूरी की पूरी जंग को देख रहे होते हैं और जिस तरीके से आम दर्शक या आम लोग, आम नागरिक देख रहे होते हैं, उसमें फ़र्क होता है। तो हम एक थोड़ा-सा इसको डॉट कनेक्ट करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को समझेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में दरअसल क्या हुआ, सीडीएस के ताज़ा बयान में क्या हुआ। तो ये सारी कहानी हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है दरअसल एक थिंक टैंक है जिसका नाम है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। उस थिंक टैंक में एक सालाना कार्यक्रम होता है विमर्श, उसमें पूर्व सीडीएस अनिल चौहान जो है वो अपना वक्तव्य दे रहे थे और उसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात पे चर्चा हुई वो हुई किराना हिल्स के ऊपर कि क्या किराना हिल्स को इंडिया ने टारगेट किया था, क्योंकि भारत लगातार ये डिनाई करता रहा कि हमने जो है पाकिस्तान की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला नहीं किया है। और ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई, क्यों भारत डिनाई कर रहा था, क्यों ये इस किस्म की बात है? क्योंकि आपको ये पता होगा कि 10 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हुआ था, उस समय भी एयर मार्शल जो उस समय के डीजी एयर ऑपरेशंस थे, एयर मार्शल भारती, उन्होंने साफ-साफ मना किया था कि हम लोगों ने किराना हिल्स के ऊपर हमला नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि किराना हिल्स के ऊपर अटैक के, किराना हिल्स के ऊपर हिट के विजुअल कन्फर्मेशन हमारे पास में थे, वहाँ के वीडियो हमारे पास में थे, जिसका जियोग्राफिकल लोकेशन कई लोगों ने चेक की कि जियो टैग उसका ठीक है कि नहीं है और वो एग्ज़ैक्टली किराना हिल्स पे आ रहा था। तो एक तरफ हमारी एयर फोर्स इसे डिनाई कर रही थी कि हमने नहीं किया, दूसरी तरफ किराना हिल्स के विजुअल कन्फर्मेशन थे, तो दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रही थी। और इस बीच में सीडीएस का जो बयान आया है उसने उसके ऊपर थोड़ी और रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है हमारी तरफ से जो लॉइटरिंग एम्यूनिशन, अच्छा ड्रोन भी कई तरीके के होते हैं, अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं तो कुछ ड्रोन्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो जाके टोह लेके आए कि वहाँ पे दुश्मन क्या कर रहा है, उसकी फोटो खींच के आए, जियोग्राफिकल लोकेशन लेके आए कि उसका क्या डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है। उनको कहा जाता है रिकॉन ड्रोन्स, मतलब बेसिकली जो हमारे शादी के ड्रोन्स जो होते हैं, जो शादी में काम करते हैं, उसी का एक एडवांस वर्जन जो होता है। दूसरे ड्रोन्स होते हैं जिनको कहा जाता है लॉइटरिंग एम्यूनिशन, जो जाके फटते हैं टारगेट के ऊपर, जिनके ऊपर आपने एक जियोग्राफिकल लोकेशन आपने फीड कर दी, उसके बाद में वो जहाँ वहाँ पे जाके और फट जाएगा, तो इसको कहते हैं लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन। तो वो लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन जो है वो सरगोदा का एयर बेस जो है वो किराना हिल्स के बिल्कुल पास में है और उस एयर बेस में कहीं पे रडार ना हो, कहीं एडीएस ना हो, एयर डिफेंस सिस्टम ना हो, उसको टारगेट करने के लिए ये लॉइटरिंग एम्यूनिशन हमारी तरफ से ड्रोन छोड़ा गया था। लेकिन जब उसका एंड्योरेंस खत्म हो गया 2 ढाई घंटे उड़ने के बाद में, जब उसको कोई टारगेट नहीं दिखा, तो आखिर में जाके वो नीचे गिर गया और उससे एक धमाका हुआ। और उनका ये कहना था, एयर मार्शल भारती का उस समय भी जो डीजी एयर ऑपरेशंस थे, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, उनका भी उस समय ये कहना था। अभी सीडीएस अनिल चौहान का भी ये कहना है कि हमारी तरफ से किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया गया था। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किराना हिल्स, जैसा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, हालांकि वहाँ पे पाकिस्तान की न्यूक्लियर पेलोड है या नहीं, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट हमारे पास में नहीं, ओपन सोर्स में नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट को पता हो सकता है हमारी एजेंसीज को पता हो, लेकिन ओपन सोर्स में नहीं, तो हम कुछ भी दावे के साथ में किराना हिल्स के बारे में नहीं कह सकते। फिर भी किराना हिल्स पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि 1980 के दशक में पाकिस्तान
जब न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था, जब शुरुआत कर रहा था, तो सब क्रिटिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो हैं वो वहाँ पे किए गए थे किराना हिल्स में। और किराना हिल्स में हमारे पास में सैटेलाइट इमेजिनेशन है, सैटेलाइट इमेज है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कन्फर्म तौर पे कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है या नहीं इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है, एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। और दूसरी चीज़ ये किराना हिल्स ऐसी जगह है जहाँ पे उनका न्यूक्लियर डंप पड़ा हुआ है। मतलब कि जब सब क्रिटिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे थे, जब मतलब सब क्रिटिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब आप ये समझिए कि बम बनाने के दौरान जो है एक ड्राई टेस्ट, मतलब एक सूखा धमाका करना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो धमाका होगा कि नहीं। तो वो छोटा धमाका, सूखा धमाका करने की जो फैसिलिटी थी वो किराना हिल्स थी, और इसकी वजह से वहाँ पे इनका खूब सारा न्यूक्लियर डंप पड़ा हुआ है। मतलब न्यूक्लियर जो कचरा है वो पड़ा हुआ है, न्यूक्लियर डिब्री जो है वो पड़ी हुई है। तो इसकी वजह से जो है किराना हिल्स जो है एक सेंसिटिव जगह हो जाती है। अच्छा, दोनों देश जो हैं, भारत और पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर ताकत संपन्न देश हैं, न्यूक्लियर पावर हैं। और हम दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है कि हर साल जो है हमने अपने न्यूक्लियर पेलोड्स कहाँ रखे हैं उसकी जानकारी दोनों देश एक दूसरे को दे देते हैं। वो इसी वजह से दे देते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मान लीजिए कभी ऐसी टेंशन की स्थिति हो गई तो हमारी एयरफोर्स उन जगहों को निशाना ना बनाए, टारगेट ना बनाए, क्योंकि उसकी वजह से बड़े पैमाने पर सिविलियन जो है कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, सिविलियन मारे जा सकते हैं एक गलती से। तो इसकी वजह से पहले से ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमारे न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पेलोड इस जगह पड़े हैं, या न्यूक्लियर जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वो इस जगह पड़ी हुई हैं जिसका रेडिएशन फैलने का खतरा है। तो ये हम एक देश दूसरे देश के साथ में एक डोजियर शेयर कर देता है। हर साल वो नियमित होता है, चाहे रिश्ते कितने भी खराब हो, लेकिन वो डोजियर्स जो हैं वो शेयर हो जाते हैं। तो ये बात बहुत समझने की बात है। और इसमें हालांकि ये बात बहुत समझी सी बात है कि कोई भी देश जो है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, पूरी तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में दूसरे देश को नहीं बताता है। लेकिन मोटा मोटी फैसिलिटी जो है एक देश को दूसरे देश की पता है, भारत को पाकिस्तान की पता है, पाकिस्तान को भारत की पता है, इसी तरीके से काम करता है। तो किराना हिल्स जो है वो एक सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, ये बात तय है। और वहाँ पर जो है जो हमला हुआ, कई जो उस समय जो एक्सपर्ट हैं उनका ये दावा है कि ये जो है लाइटनिंग एम्यूनेशन का धमाका नहीं है, ये बाकायदा जो है उसमें टारगेट करके मारे गया कोई मिसाइल है या कोई इस तरीके की का दूसरा एम्यूनेशन है, ये ड्रोन का धमाका नहीं है। तो ये कई जगहों पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो भी मतलब एक्सपर्ट के दावे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट हैं जो इस किस्म के दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे कितने सही हैं कितने गलत हैं इसके ऊपर पुख्ता तौर पे हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी जब हमने बात शुरू की थी तो मैंने ये कहा था कि क्यों हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ था उसको कॉल आउट कर दिया। उसकी वजह किराना हिल्स नहीं थी। कई लोग जब प्रधानमंत्री ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद में ये बयान दिया था कि हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ जो है उसको कॉल आउट कर दिया, न्यूक्लियर ब्लफ के दबाव में हम नहीं आए, तो लोगों ने उस समय भी ये समझा कि शायद किराना हिल्स को लेके प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। वो बात सही नहीं है। दरअसल बात ये थी कि किराना हिल्स के पास में ही जो सरगोदा का एयरबेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, क्योंकि न्यूक्लियर पेलोड जो है उनको ले जाने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कई सारे, जैसे भारत में भी जो न्यूक्लियर कमांड है या न्यूक्लियर जो स्ट्रेटजिक कमांड है उसमें ये है कि पेलोड एक जगह पे होगा, कैरियर एक जगह पे होगा। मतलब जो बम है वो एक जगह पे है, दूसरा जो उसको ले जाने वाली मिसाइल वो दूसरी जगह पे। दोनों को कभी पास पास नहीं रखा जाता, अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग कंपाउंड। जब ये तय होता है कि हम न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं या हम न्यूक्लियर हमले का जवाब में न्यूक्लियर हमला करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब असेंबल होती हैं उसी समय वो न्यूक्लियर बम या तैयार होता है, उसका जो कैरियर होता है वो तैयार होता है, पेलोड अलग से लगाया जाता है, उसके बाद में वो हमला होता है। ऐसा नहीं होता है जैसा हमको अक्सर दिखाया जाता है कि न्यूक्लियर बटन उनके पास में, बटन दबाया और न्यूक्लियर हमला हो गया। ऐसी स्थिति नहीं होती है। बाकायदा उसका एक SOP है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो उसमें जो कहा जा रहा है, कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि किराना में जो न्यूक्लियर इनके वॉरहेड पड़े हुए थे, हालांकि इस पर कंफर्मेशन नहीं है, एक एनालिसिस ही है कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड किराना हिल्स में पड़े हुए थे उनको ट्रांसपोर्ट करने का सबसे सुगमतम जो जरिया था वो जरिया था सरगोदा एयरबेस। और सरगोदा एयरबेस पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तानी आर्मी को भी समझ में आ रहा था। इस वजह से हमारे पास में जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि सरगोदा का जो एयरबेस बनाया गया था उसमें जो कंक्रीट की जो पट्टी बनाई जाती है जिस पे टेक ऑफ करती हैं या लैंड करती हैं फाइटर प्लेन्स, उस
पूरी की पूरी पट्टी के लिए स्टील फ्रेम्स का इस्तेमाल हुआ था। एक तरीके से समझ लीजिए कि स्टील के सरियों का इस्तेमाल हुआ था ताकि किसी भी किस्म के दुश्मन के हमले को वो सह सकें। लेकिन वहाँ पे जब आप जो स्क्रीन पे देखेंगे सरगोदा एयरबेस की जो फ़ोटो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब आपको ये समझ में आएगा कि उस फ्रेम के अंदर भी कैटर कर दिया था, गड्ढे डाल दिए थे। जो हमारी तरफ से जो हमला हुआ था, भारत की तरफ से जो हमला हुआ था, उसमें आपको दिखेगा कि बिल्कुल इतना प्रिसाइज़ली मारा गया सरगोदा एयरबेस पे कि ना सिर्फ जो एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर हमला हुआ, मतलब वहाँ पे कैटर किया गया, बल्कि 2 एयर स्ट्रिप जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जहाँ चौराहा बनता है, वहाँ पर भी जो है बिल्कुल बाकायदा एकदम प्रिसीजन के साथ में हमला करके उसको भी वहाँ पे भी कैटर कर दिया गया। कुल मिला के सरगोदा एयरबेस जो है वो ऑपरेशनल नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप मान लीजिए, मैं सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूँ कि किराना हिल्स में अगर न्यूक्लियर वॉरहेड पड़े भी थे, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का जरिया पाकिस्तान के पास में बचा नहीं था, क्योंकि ट्रक पे तो आप न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये स्थिति थी। तो पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर हमले की धमकी भी देता तो उसके पास में वो करने का जरिया नहीं बचा, क्योंकि उसको न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रांसपोर्ट करने का जरिया नहीं बचा। ये एक एनालिसिस है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ विशुद्ध एनालिसिस है, ठीक है। तो इस वजह से सरगोदा एयरबेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरगोदा एयरबेस पे जो हमला हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाया गया था वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए उसको समझना। दूसरी बड़ी बात जो सीडीएस के बयान से सामने आई है, पूर्व सीडीएस के बयान से सामने आई है, वो ये है कि भारतीय सेना ने स्कर्दू को पहले टारगेट बनाया था, क्योंकि स्कर्दू फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। एक तरीके से आप देखेंगे कि बिल्कुल सीमा पे लगा हुआ एयरबेस है पाकिस्तान का, और भारतीय एयरफोर्स ने यह तय किया था कि हम स्कर्दू को निशाना बनाएंगे। लेकिन वहां पे मौसम खराब था, इसकी वजह से भारत ने अपना टारगेट चेंज किया और भुलारी एयरबेस को अपना निशाना बनाया। अच्छा, ये भुलारी एयरबेस जो है वो भी, उसके ऊपर हमला भी बहुत मानीखेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस वजह से है? क्योंकि पाकिस्तान के पास में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जैसे हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब आप ये समझिए कि समुद्र में फ्लोट करता हुआ एक एयरबेस, उसको आप एयरक्राफ्ट कैरियर समझ लीजिए। जैसे हमारे पास में विक्रांत है, उस तरीके का पाकिस्तान के पास में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है कराची बंदरगाह, उसको जो एयर कवर देता है वो भुलारी एयरबेस देता है। और इसके अलावा जो भी पाकिस्तान का जो नेवी है उसको भी जो एयर कवर मिलती है वो भुलारी एयरबेस से मिलती है। जब हमने भुलारी एयरबेस पे हमला किया, और न सिर्फ हमला किया, वहां के हैंगर्स को प्रिसीजन के साथ में हमने उड़ाया। वहाँ पे F-16 जो है खड़े हुए थे। इसके अलावा वहाँ पे एक C-130 ग्लोब मास्टर के होने का भी दावा जो है ओपन सोर्स में किया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा F-16 के होने का दावा किया जाता है कि F-16 के हैंगर्स जो हैं उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। तो ये दावा जो है, और वहाँ वही भुलारी एयरबेस है जहाँ पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 जवान जो हैं वो इस जंग में KIA हो गए थे, किल्ड इन एक्शन हो गए थे। ये भुलारी एयरबेस को हम निशाना तब बनाए जब स्कर्दू में मौसम खराब हो गया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड का टारगेट है, वहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से हमको अपना टारगेट चेंज करना पड़ा। और भुलारी को जब हिट किया, मेरे को अच्छे से याद है कि मैं उस समय एक पूर्व जो है एयरफोर्स के अधिकारी हैं उनसे बात कर रहा था, और जैसे ही भुलारी की खबर आई उन्होंने मेरे को फ़ोन करके कहा कि नाउ इंडियन एयरफोर्स मीन्स बिजनेस। इसका ये मतलब था कि अब जो है अरब सागर की जो लड़ाई है, जहाँ पे हमारी नेवी को अगर एडवांस करना है तो उसको पाकिस्तानी नेवी को, या पाकिस्तान का जो बंदरगाह है कराची बंदरगाह, उसके पास से जो है एयर कवर खत्म हो गई है। तो ये उनका कहना था। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था भुलारी एयरबेस के ऊपर हमला करना, स्कर्दू से हटा के जो हमारे यहाँ पे टारगेट वहाँ पे गया भुलारी एयरबेस पे। और पाकिस्तान भुलारी एयरबेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस समय 2 एयर डिफेंस सिस्टम थे, और 2 एयर डिफेंस सिस्टम में से एक एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने मलीर में जो है डिप्लॉय कर रखा था, जो कि एक तरीके से भुलारी एयरबेस को ही सुरक्षा दे रहा था। और उस एयर डिफेंस सिस्टम को हमने 9 तारीख को टारगेट किया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। वो 9 तारीख की बात है, और जिसके बाद में हमारे पास में भुलारी को हिट करने का ऑप्शन खुल गया था। तो ये जो भुलारी की बात है कि क्यों हमने स्कर्दू की जगह भुलारी चुना, और भुलारी को हिट करना क्यों इंपॉर्टेंट था। हाँ, और सरगोदा के लिहाज से एक बात और महत्वपूर्ण है, एक और बात और दिलचस्प है, वो ये है कि पूर्व CDS ने ये बताया कि 10 तारीख को 10 बजे सुबह उनके पास में फ़ोन आ गया था पाकिस्तानी DGMO का सीज़ फायर के लिए। लेकिन भारतीय DGMO क्योंकि ऑपरेशन में बिजी थे, उन्होंने वो फ़ोन उठाया नहीं, देखा नहीं, और इसकी वजह से वो आखिर में वो 3:30 बजे जाके उनकी बातचीत हो पाई। उसके बाद में 5 बजे वो सीज़ फायर हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई एनालिस्ट का, इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि 10 तारीख को भारत ने अपनी ऑपरेशनल सुपीरियरिटी जो है वो पाकिस्तान के सामने साबित कर दी, क्योंकि 10 तारीख को सुबह पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान कुछ बनियान मरसूस टाइप का कुछ ऑपरेशन, उन्होंने फटी बनियान टाइप का कोई ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था भारत के खिलाफ। और उसके बाद में भारत का जो जवाबी कार्रवाई थी
जो इन्होंने फतेह 1 फतेह 2 दागने की कोशिश की, जिसको हमारे एडीएस ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया और एक भी इनका मिसाइल जो है हमारे किसी भी टारगेट पे हिट नहीं कर पाया। कई लोग इसके ऊपर कहते हैं कि फिर पठानकोट में क्या हुआ था। पठानकोट में एक इनका लोइटरिंग एम्यूनेशन आके गिरा था, वो हमारा जो मेडिकल रूम था उसमें गिरा था, जिसमें हमारे एक एयरफोर्समैन के जवान जो हैं सुरेंद्र सिंह, वो राजस्थान से ही वो शहीद हुए, वो वीरगति को प्राप्त हुए और वो क्योंकि मेडिकल कोर में थे, वो नॉन कॉम्बैट रोल में थे और वो जो है उस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो है उनकी जान किल्ड इन एक्शन में चली गई, वो वीरगति को वहाँ पे प्राप्त हुए। तो ये डेवलपमेंट था। उसके अलावा पाकिस्तान हमारा कोई भी एक भी टारगेट जो उन्होंने बताए, उन्होंने अपने मीडिया में तमाम सारे दावे किए कि हमने जो है दिल्ली में जो है पाकिस्तान के ड्रोन मंडरा रहे थे और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया और हमने गुजरात में अहमदाबाद में मार दिया, तो हमने जोधपुर में मार दिया, हमने बीकानेर में ये कर दिया। उनका एक भी उनके पास में एविडेंस वो जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि उनकी फतेह 1 फतेह 2 कहीं आके भारत में गिरी भी हो। हमारे एडीएस ने उसको इतने अच्छे तरीके से टैकल किया कि उनकी डिब्बी ही जाके जो है हमारे खेतों में गिरी, जो कि बाद में कचरे के रूप में भंगार के तौर पे हमने हमारे किसानों ने उनको बेच दिया। लेकिन दूसरी बात आपको ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो सीडीएस कह रहे थे कि हमने लगातार जो पाकिस्तानी एनालिस्ट ने भी बाद में कंफर्म किया कि 10 तारीख को जो भारतीय सेना ने किया, जो भारतीय एयरफोर्स ने किया, जो भारतीय ड्रोन्स ने किया, वो अपने आप में एक ऑपरेशनल मार्वल है। पाकिस्तान के स्काईज खुले पड़े थे, पाकिस्तान के लगातार F-16 जो हैं वो इस वजह से उनको ग्राउंड कर लिया गया था। अभी पाकिस्तान के एक एयरफोर्स के अफसर ने ये कहा कि हमारे पास में जो मिसाइल की कैपेबिलिटी थी, जो एयर टू एयर मिसाइल थी, उसमें भारत की रेंज ज़्यादा थी, इसकी वजह से हमको अपने F-16 के फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ा और वही F-16 के जो ग्राउंडेड फ्लीट थे उन्हीं को हिट किया था हमने भुलारी के अंदर। तो ये जो 10 तारीख का 9 तारीख का जो ऑपरेशन है, आप मान लीजिए 8 और 9 की दरमियानी रात जहाँ से चकलाला हिट होना शुरू होता है, जो नूर खान एयरबेस है, जो वहाँ हिट होना शुरू होता है जो 2-2:30 बजे रात को, और वहाँ से जो भारत अपना काउंटर ऑफेंसिव शुरू करता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो ऑफेंसिव अपने आप में देखने लायक है। जो भारतीय वायुसेना ने किया वो अपने आप में देखने लायक है, वो ऑपरेशनल मार्वल है और उसको जो है आने वाले समय में वो हमारे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी है और वो हमारी वीरता की, हमारी एक फोर्सेस ने जिस तरीके से ऑपरेशन किया उसकी एक कहानी भी है अपने आप में। तमाम सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर पे हो चुकी हैं, लोग लिख भी रहे हैं, बात भी की जा रही है, लेकिन जब कभी तसल्ली से हम किसी और एपिसोड में आपको बताएंगे कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और हमने क्या उससे जो है एक्सरसाइज, जो सबक जो है उस पूरे के पूरे ऑपरेशन से सीखे हैं। तो ये हम जो है किसी और सुल्तान की डायरी में उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए जो अभी पूर्व सीडीएस का जो बयान था, जो उन्होंने बताया, उसको हमने आपको एक पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश की, क्योंकि हर जगह किराना हिल्स न्यूक्लियर यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहानी उससे ज़्यादा है, उससे इतर है। तो कई दर्शक जो अभी हमको देख रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी लोग मेरे से ट्विटर पे जुड़े हुए थे तो उनको पता है कि मैंने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को कितनी शिद्दत से कवर किया था। हम ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक अलग से एपिसोड करेंगे, डिटेल में करेंगे, एक एक दिन का, एक एक घंटे का हम हिसाब उसमें बताएंगे कि किस समय क्या कहाँ पे हुआ। वो सारी चीज़ें जो है मेरे पास इसी तरीके की एक और डायरी है, उसमें दर्ज है। वैसे ये डायरी भी बहुत खूबसूरत है, मेरे को जन्मदिन पे गिफ्ट मिली थी। तो आपको भी अगर मन कर रहा हो और तो आप भी मेरे को डायरी गिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप सुल्तान की डायरी रेगुलर देखते हैं तो। और ये आज की बातचीत थी, हमने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि पूर्व सीडीएस के बयान के बाद में फिर से किराना हिल्स एक बार चर्चा में था। किराना हिल्स, न्यूक्लियर, ये सारी बातें आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन हमने आपको सोचा कि हम आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में पूरी चीज़ें समझाएं कि ऑपरेशन सिंदूर में उस समय हुआ क्या था। बाकी आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं। और अभी के लिए तब तक इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, किसी नए टॉपिक के साथ में डिटेल में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।